इससे पहले कि मैं अपने कुछ विचार स्वतंत्रता दिवस के लिए संदर्भ में व्यक्त करूं, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय सदस्यों का, आप सब विद्यार्थियों का, उपस्थित जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सबका स्वतंत्रता दिन है। हमारा देश आज से 70 साल पहले स्वतंत्र हुआ। बहुत सालों की गुलामी के बाद हमने उस स्वतंत्रता का दिन देखा था। उस दिन को याद करने के लिए प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। इसी तरह में आज भी हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि स्वतंत्र होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मूल्य है, एक बहुत बड़ी संपत्ति है। आप एक छोटे से कुत्ते को देखते हैं जो गली गली में घूमता रहता है, दरवाजे पर रोटी की आशा में घूमता है, मगर उसको कहीं से रोटी नहीं मिलती है। ऐसे कुत्ते को भी, गली गली भटकने वाले कुत्ते को भी अगर आप रस्सी से बांध करके अपने आंगन में बांध दें तो वो झटके लगाता है, आजाद होने के लिए कोशिश करता है। कि तोते को पकड़ लीजिए, पक्षी को पकड़ के पिंजरे में बंद कर दीजिए, गलती से भी अगर पिंजरा खुला रह जाता है तो वो निकल जाता है। आजादी की कीमत वो भी जानता है। हम लोग आजादी की कीमत जानते हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज की पीढ़ी ने वो दिन नहीं देखे हैं कि जो 70 साल पहले हमारे पूर्वजों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद जैसे नेताओं ने जो त्याग और तपस्या, सरदार भगत सिंह ने जो त्याग और तपस्या की है, जो बलिदान दिए हैं हजारों वीरों बहनों ने, उन वीरों के स्मरण को, उसको स्मरण करते हैं। तो उस कीमत को देकर के हमने ये पाया। और जब ऐसी महंगी कीमत को हम आसानी से गंवा दें तो हम जैसा अभागा कोई और कोई नहीं होगा। मैं देखता हूं कई बार कि लोग उसकी कीमत जानते नहीं हैं। हमारा स्वतंत्र देश है, इसका निवास, इसका विकास हमको करना है। और ऐसे समय में जब जरा सी बात हो जाती है और लोग पत्थर मार करके फसलें तोड़ने फोड़ने लगते हैं, रेलगाड़ियां चलाने लगते हैं, अपने ही राष्ट्र का विकास करने की बजाय हम अपने आजादों का विनाश करते हैं, तो मेरे ख्याल से हमारा पूर्वज जो अंग्रेज जो शासक था वो हंसता होगा कि इनको आजाद हमने दी थी, इसलिए दी थी कि अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दें। तो ये स्वतंत्रता की कीमत न समझने का परिणाम है। इसलिए हमको आज के दिन स्मरण करना चाहिए कि स्वतंत्रता को बड़े त्याग और तपस्या से हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए पेश किया है, उसको हम बर्बाद न होने दें। मुझे यहाँ एक बात याद, एक कहानी याद आती है। एक लकड़हारा था, जंगल में लकड़ियां काट के बेचता था। एक राजा घूमते घूमते शिकार करते करते गया, जंगल में रास्ता भटक गया। तो भटक जाने के बाद उसने जो है वो देखा, भूख लगी तो कहाँ क्या है यहाँ देने के लिए। तो उसने देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। उसने कहा कि भैया मुझे भूख लगी है, तुम कुछ लेना हो खाने? उसने मेरे पास जो कुछ है रोटी खा लो। उसने खा लिया, पानी पी लिया। उसने कहा तूने बहुत बड़ी मेहरबानी की है मुझ पर, बड़ा सहयोग किया है, तो मैं तुझको ये जो जंगल है दिखाई दे रहा है, ये जंगल तुझको ये दान देता हूँ, इस जंगल को फ्री काट लिया कर। और कह करके राजा जो चला गया। अब ये जो राजा चला गया, उसके बाद साल भर के बाद, 6 महीने के बाद राजा फिर उस एरिया में आया। उसने सोचा हो कि वो देखें उसकी क्या है। तो देखा तो वो लकड़हारा वैसे 2-3 झाड़ बाकी थे। वो जो जंगल उसने दिखाया था, उस जंगल में से 2-3 झाड़ केवल बाकी थे। और वो लकड़हारा सिर पे हाथ रख के कटा हुआ एक कटी हुई लकड़ियों का बोझा ले रख के बैठा हुआ था। उसने कहा क्या हुआ भाई, मैं तो समझा था तू लखपति होगा, तू तो करोड़पति हो गया, तुझे क्या हुआ? ये जो जंगल दिया था क्या किया उसने? मैंने कहा मैंने तो उसको काट काट के जंगल बाजार में बेच दिया। अरे राजा ने कहा कैसा मूर्ख था, वो तो चंदन का जंगल था मैंने जो तुझे दिया भाई, और तूने उसको लकड़ी काट करके बाजार में बेच दिया, समझा नहीं। और चंदन का जो जंगल उसको मिला था उसको बर्बाद कर दिया। तो हमें कहने के साथ कहना ही हमें हमारी ये बता रही है कि हमें इसको मूल्य को समझना चाहिए। और जब हम राष्ट्र की संपत्ति का विनाश करते हैं, जब हम बसों पर पत्थर मारते हैं, जब इस प्रकार की जरा सी बात हो जाती है, मैं देखता हूँ आज लोगों को झगड़ा करने का इतना उत्साह कहाँ से आ जाता है। लेकिन गलत हो रहा है ये दिशा, ये सोचने की दिशा कि हम अपने पत्थर मार करके किसी राज्य के शासन को झुका देंगे, ये भी गलत है। और ये एक तरह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की जैसा है। एक बात तो ये कहूँगा
दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि आपकी जो पीढ़ी है, मैं नई पीढ़ी से कहना चाहूँगा, हमारा तो समय गुजर गया, 4 बातें आपको बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। परिश्रम कीजिएगा। आज की पीढ़ी जो है परिश्रम से बचती है। बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल से जो कुछ काम हो सके उतना ही काफी है। विज्ञान ने बहुत से साधन दिए हैं, लेकिन बैठ करके उठ करके वहाँ से रेडियो शुरू करें या वहाँ से टीवी शुरू करें, इतने भी तकलीफ करने की हमारी इच्छा आज नहीं हो रही है। रिमोट से ही सारा काम करते हैं। ये परिश्रम करने की जो आदत है, अब ये अभ्यास ही करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें पढ़ाई में अच्छे अंक मिलेंगे तो आप जो है कल को जाकर के अच्छी नौकरी आपको मिलेगी। इसमें स्वार्थ छिपा है, परंतु परिश्रम करने से मनुष्य अपने लक्ष्य को पा लेता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी। मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचना है। हर परिस्थिति से झगड़ते हुए आगे बढ़ना है, हर तरह से आगे चलते जाना है, और रास्ते में जितने भी कंकड़ पत्थर आए उनको ठोकर मारते हुए निकालते मुझे आगे निकल जाना है। ये जिद जो है कोई जवानी के बीच में होनी चाहिए। मैं कई बार देखता हूँ, चुटकुला सुनाता हूँ, कहीं अच्छा लगेगा आपको भी। आराम करते हैं, आराम बड़ी चीज है। किसी ने कहा शायर ने कि किस चीज की फिक्र कीजिए, किसकी क्यों रोइए। कोई शायर होगा ऐसे ही आलसी, कहता किस किस की फिक्र कीजिए और किसकी क्यों रोइए, और आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। तो मुंह ढक के सोने की आदत लगी लोगों को, इससे काम नहीं बनेगा। एक भिखारी मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठा था, भीख मांग रहा था। देखा तो मैंने कहा अच्छा करता है, अच्छा खासा। उन्होंने कहा भी तू तो अच्छा खासा दिखाई देता है, भीख क्यों मांगता है? तो उन्होंने कहा भीख नहीं मांगू तो क्या करूं? मैंने कहा भाई कुछ काम धंधा किया कर। तो कहने लगा कि काम धंधा करूंगा तो क्या होगा? कहने कहा अरे काम धंधा करेगा तो पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलेंगे तो क्या होगा? उन्होंने कहा फिर पैसे मिलेंगे तो घर बना लेगा अपना। अरे घर बनाने क्या होगा? तो कोई शादी चाहिए, कोई बीवी उसको ले लेगा, लड़की ले लेगा। तो कहें फिर क्या होगा? फिर क्या होंगे? बाल बच्चे होंगे। अच्छा होगा, फिर क्या होगा? तो बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तेरे तू जो है आराम करेगा, वो काम किया करेंगे, तू आराम करेगा। तो वो क्या जवाब देता है? तो फिर अब क्या कर रहा हूँ, अभी तो आराम ही कर रहा हूँ। ऐसे आराम से फायदा नहीं। हम लोग ऐसे नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि हम सब ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है कि परिश्रम और जिद किया करें। एक और बात मैं जवानों से कहना चाहता हूं, वो कई बार जीवन के लक्ष्य को निश्चित नहीं करते हैं। आप अपना लक्ष्य निश्चित कीजिए और ये तय कीजिए कि मुझे ये होना है, मुझे ये बनना है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, प्राध्यापक बनना है, प्रोफेसर बनना है, मुझे बनना है, ये निश्चय कीजिए। लो एम इज क्राइम। किसी का एम जो बनाना है वो बड़ा बनाइए, छोटा नहीं। किसी से पूछा भैया तुम क्या करोगे, क्या बनोगे? तो कहने लगा जी मैं चपरासी बनूंगा। तो ये भी कोई लक्ष्य है? मैं कलेक्टर बनूंगा। इतने ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करो तो तुम किसी छोटे लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे, परंतु लक्ष्य तो होना चाहिए। मैं आजकल 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से पूछता हूँ भैया क्या करोगे? कहेंगे जी मैट्रिक पास होने के बाद देखेंगे। तय उसने कुछ नहीं किया। अच्छा मैट्रिक पास हो गया, तुम अब क्या करोगे? तो 11वीं में जाऊंगा। साइंस में जाओगे या कॉमर्स में? साइंस में जगह मिला ठीक है, नहीं तो कॉमर्स में। अच्छा कॉमर्स में मिलने के बाद फिर क्या करोगे? तो होते होते 12वीं हो गया। 12वीं होने के बाद हमने कहा अब क्या करोगे? चलिए आप देखेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं मिला तो फिर जो है वो बीकॉम में और किसी कॉलेज में जो प्रवेश मिल जाएगा। और इस तरह से हम इन्हें मतलब ये है कि उसने निश्चित कुछ नहीं किया, चलता जा रहा है। जैसे लकड़ी बड़ा, लकड़ी का लट्ठा बाढ़ में, नदी की बाढ़ में गिरता है तो अपने आप बहता चला जाता, उसके हाथ में कुछ नहीं है। जहां वो लकड़ी, जहां वो नदी का प्रवाह ले जाएगा वहीं चलता चला जाता है। तो हमें प्रवाह पतित नहीं होना। आपको भी जिंदगी हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैंने जो निश्चित किया है मैं उसको पाकर रहूंगा। कहाँ जाना है ये तय तो होना चाहिए ना। हमारे चाचा जी थे, वो एक बड़ी मजेदार बात सुनाते थे। जरा मजेदार बात सुनने से आपको भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, इसलिए सुनाता हूँ। एक आदमी रेलवे में बैठा हुआ था, टिकट चेकर आया,
उसने कहा भाई टिकट दिखाओ, खामोश। भैया टिकट दिखाओ, तुमसे पूछ रहा हूँ। तो फिर भी खामोश। क्या करने का, भाई कहाँ जाना है? तो कहने का साहब ये तो आपको मालूम कि कहाँ जाना है। कमाल करते हो यार, बैठा तू गाड़ी में और जाऊंगा मैं, है मुझे कैसे मालूम हुआ तू कहाँ जाएगा? नहीं साहब सही बात है, आपको ही मालूम है। कैसे मालूम है? कहेंगे देखिए मेरे पास टिकट नहीं है, आप अगर इस स्टेशन पे उतारे तो इस पे अगले पे तो उतारे, तो जहाँ स्टेशन मिल जाए वहीं उतर गए। ये कोई जवानी नहीं हुई, ये जवानी नहीं हुई। निश्चय करके चलिएगा कि मुझे यही करना है, हर हालत में करना है। एक कहानी याद, एक कथा घटी हुई घटनाएं बताता हूँ आपको। मैं हरिद्वार में पढ़ता था, उस समय मैंने रुड़की में सुना। रुड़की आप सब जानते होंगे, आजकल तो वहाँ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, उन दिनों एक इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो उस कॉलेज में अंग्रेज लोगों के अधिकारियों के बच्चों को ही इंजीनियरिंग में प्रवेश मिलता था, या राजे रजवाड़े के लोगों को प्रवेश मिलता था, सामान्य भारतीयों को प्रवेश नहीं मिलता था। हरदयाल नाम का एक विद्यार्थी पंजाब यूनिवर्सिटी से मैट्रिक हो गया, इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा उसके मन में थी, वो वहाँ चला गया। प्रिंसिपल अंग्रेज था, उसने कहा क्यों आए हो? साहब मैं इंग्लिश में यहाँ प्रवेश करना चाहता हूँ। कहेंगे तुम महाराजा के लड़के हो? नहीं। तुम अंग्रेज के तो हो नहीं, तो तुमको प्रवेश नहीं मिल सकता। कहेंगे साहब मैं 80% मार्क्स लेके आया हूँ, आपके कॉलेज में मुझे चांस देके देखे, मैं उसका आपका काम का नाम रोशन करूँगा। अंग्रेज प्रिंसिपल नाराज हुआ, कल के गेट आउट, निकल जाओ। जब गेट आउट कहा तो हरदयाल ने क्या कहा, इस बात को आप लोग सुनिएगा। हरदयाल कहने लगा, अपमानित हुआ, कहने लगा साहब आपने आज मुझे गेट आउट कहा है, निकल जाने के लिए कहा है। अगर मैं भारत माता का सच्चा सपूत हूँ, अगर मैं भारत माता का सच्चा सपूत हूँ, तो आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं 25 साल बाद उसी कुर्सी पर बैठकर दिखाऊंगा। और इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि उस कुर्सी पर 25 साल बैठा हरदयाल, उसी कॉलेज का प्रिंसिपल बना। क्या नहीं हो सकता? अगर इंसान तय कर ले कि मुझे होना है तो क्या नहीं हो सकता? आज उम्र का 85वां साल चल रहा है मेरा। प्रिंसिपल साहब आए थे बुलाने, मैंने कहा भाई मैं तो कहीं जाता आता नहीं, मुझे अब बोलना मुश्किल है, रिटायर होके मुझे 23 साल हो गए हैं। अब 45 मिनट तक प्रिंसिपल प्रोफेसर था तो बोलता था, बोलना भी नहीं याद रहता है, चलिए बोल नहीं सुनूंगा, कल के फिर भी चलिए। तो मैंने कहा क्यों, जब इतने हजार जवान मिलेंगे सुनने के लिए तो जाने में क्या बुराई? आजकल जवान मिलते नहीं मिलते। घर में भी जाए ना तो घर में जाने के बाद भी वो जो है वो अपने वो रिमोट नहीं जी, वो क्या मोबाइल पे जो है वो व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या करता रहता है, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देता। और आप इतने सारे जवान आज मिल गए हैं मुझे मेरी बात सुनाने के लिए, तो फिर मौका गवाऊंगा नहीं मैं। और बड़े ध्यान से आप सुन रहे हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। 2-4 बात आपको और कहूँगा आपको। एक जवानों में आपको सावधान करता हूँ, इशारा दे रहा हूँ और कुछ नहीं। आप सब बड़े अच्छे लोग हैं, आपके व्यक्तित्व पर, आपके पुरुषार्थ पर मुझे विश्वास है। परंतु एक बात देखने आती है कि आजकल लोगों को, युवकों को कुछ न करते हुए नाम पाने की उम्मीद हो जाती है। हमारा चौक में गांव के, शहर के बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, छोटे छोटे युवकों के चेहरे हैं। मैं पूछता हूँ तुमने क्या किया है? वो तो ऊपर का शिवाजी का चित्र है, ठीक है, उसने क्या किया हमें मालूम है, तूने क्या किया? मगर 200 रुपए दिए हैं इसलिए वो चित्र छपा है। और जब वो देखता है, जब चौक में छपे अपने छोटों को देखता है तो मन में गुदगुदी पैदा होती है कि कितनी अच्छी बात है, मेरा फोटो चौक में। अब तूने किया क्या है? कुछ करके दिखा। हमेशा मैं कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, जवानों से, सचिन तेंदुलकर का नाम आप जानते हैं। सचिन तेंदुलकर ने क्या किया? सही देखा जाए तो क्या किया? एक लकड़ी का इतना सा फट्टा है, तो फट्टे से गेंद को मारता है, और इसको मारने में इतनी कमाल हासिल कर ली उसने, इतनी कमाल हासिल कर ली है कि 100 से ज्यादा सेंचुरी मारी है उसने, और उसको भारत रत्न मिला है। क्या किया उसने? साधारण सी बात में कमाल हासिल कर दिया। तो हर बात में आप एक छोटा सा खिलौना बनाइए, कमाल हासिल कीजिए, आपको भी भारत रत्न मिल सकता है। मगर जीवन में कुछ कर दिखाना है ना। ये तो बात नहीं कि जो
जैसा होगा होगा होता रहेगा, इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो आपको कुछ कर दिखाना है और करने के बाद फिर ना, करने से पहले कभी नहीं, करने के बाद। संस्कृत में एक शब्द है मनुष्य, आप जानते हैं संस्कृत का शब्द मनुष्य। मनुष्य किसको कहते हैं, उसकी व्याख्या बड़ी अच्छी की है। मनुष्य जिसके 2 आंखें होती हैं, नाक, 2 कान होते हैं, ऐसी व्याख्या नहीं। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, जो सोच समझ के काम करता है, पहले सोच लेता है फिर काम करता है। मैं उदाहरण देता हूँ कि उदाहरण समझिएगा, इसको सच मत मान लीजिएगा। मैं कॉलेज में, उस्मानिया कॉलेज में प्रिंसिपल था। एसपी साहब जब आते हैं तो कौन कौन यहाँ इम्पोर्टेंट लोग हैं उनसे पहचानत कर लेते हैं। तो उन्होंने जो है कहा, प्रिंसिपल साहब नए एसपी आए थे, उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल साहब कौन है, उनको बुला के लाओ। तो उन्होंने एसपी साहब ने जो है इंस्पेक्टर को भेजा, इंस्पेक्टर गाड़ी लेके आया, हमारे घर में आया, सैल्यूट किया है, चलिए साहब आपको एसपी साहब ने बुलाया है। हम बड़ी शान से उनके साथ बैठ के गाड़ी में बैठ के जाते हैं। एसपी साहब जाने पर खड़े हो जाते हैं, शेक हैंड करते हैं, हमें बैठने के लिए सीट देते हैं, चाय पिलाते हैं। उसके बाद अपने आदमी से कहते हैं इनको साहब को छोड़ के आओ। इतनी शान से हमारा स्वागत हुआ। लेकिन संयोगवश ऐसा हुआ कि एक रिक्शे वाले से हमारा झगड़ा हो गया। वो मांगता था 35 रुपये, हम देते थे 30 रुपये या 25 रुपये। तो बात में बात बढ़ी, रिक्शे वाले ने कोई गाली दे दी हमको, हमारे हाथ में संयोग से डंडा था, हमने उसको सिर पे दे मारा, लल्लू लुहान हो गया, सिर फट गया उसका। कहानी है सच, मैंने किसी बच्चे को भी नहीं मारा आता है अपने, बड़े को तो आदमी को छोड़ दीजिए। तो सिर लहू लुहान हो गया। वो शिकायत लेके गया, थाने में गया। अब थाने में गया तो वहां से जो थानेदार था, थाना का प्रमुख, उसने जो भेजा एक चपरासी आया, एक सिपाही आया, देखिए एक कांस्टेबल आया, इंस्पेक्टर नहीं आया, एक कांस्टेबल आया। आप वेद कुमार वेदालंकार जी में, जी हाँ चलिए, हम देख रहे हैं कि गाड़ी लाया है क्या? गाड़ी नहीं है, साइकिल पे बैठ के आया, हमको भी पैदल ले जा रहा, हम चल रहे हैं पैदल। वहां जाके बैठा, हमने कहा कुछ बैठने के लिए कुर्सी देगा, तो कहने वहां बैठो नीचे। फर्श पे जो है चौकड़ी लगा के हम बैठ गए। और उसके बाद देख रहे हैं कि भाई कुछ चाय वगैरह, कोई चाय को पूछता। थानेदार से कहा कि भैया आधा घंटा हो गया, कुछ पहुंचना लेना है तो पूछताछ कर दो, हमको घर जाने दो। तो वो कहता है खामोश बैठे रहो, 1 घंटे बाद फिर आप आएंगे थानेदार साहब तो आपकी जवानी लेंगे, तब तक खामोश बैठे रहो। बैठे हुए खामोश, और खामोश बैठे हुए सिर पे हाथ लगा करके सोच रहे कि हाय हमने ये क्या किया। काम करने के बाद सोच रहे हैं, ये मनुष्य नहीं। जिस दम रिक्शे वाले ने गाली दी थी और हमने हाथ उठाया था, उसी दम सोच लेते कि नहीं, इसका आगे का जो नतीजा होगा वो अच्छा नहीं होगा, तो आगे की सारी आने वाली मुसीबत से मैं बच सकता था। इसको कहते हैं मनुष्य। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति। कोई भी काम करते समय, जीवन का कोई निर्णय करते समय हमेशा याद रखा कीजिएगा कि सोच समझ के इसका नतीजा क्या होगा। अपने लिए तो अच्छा ही होगा, सबके लिए कैसा होगा। किसी के घर में चोरी करने से रुपया पैसा मैं कमा लूँ, चुरा लूँ, तो मेरे लिए तो अच्छा है, परंतु उसके लिए बुरा है। सबके लिए जो अच्छा है उसका अगर नतीजा है तो ऐसा काम मनुष्य को करना चाहिए, वो मनुष्य है। तो जवानों से कहता हूँ, काम करने से पहले सोचो। हाथ से काम हो गया, जब तक तीर तुम्हारे धनुष पे लगा हुआ है और बाण तुम्हारे हाथ में है, तब तक तुम्हारे बस में है। एक बार तुमने छोड़ दिया तो फिर वो जाके निशाने पर लगेगा ही, उस पर तुम्हारा कोई बस नहीं रहेगा। तो मैंने कहने के तहत तात्पर्य है, खैर आपको ज्यादा देर परेशान नहीं करूंगा। हमारी एक बहुत बड़ी संस्कृति है, बहुत बड़ी सभ्यता है इस देश की। इस देश की अच्छाइयों को, बुरी बातों को छोड़ दीजिएगा, जो अच्छाइयाँ हैं, जो हजरत इकबाल ने जिनको कहा था कि यूनान विश्व रोमा सब मिट गए जहां से। हजरत इकबाल, अल्लामा इकबाल ने कहा था यूनान, मिस्र और रोम, ये बड़ी बड़ी कल्चर्स थी, बहुत बड़ी संस्कृतियां थी। यूनान विश्व रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। अब तक मगर है बाकी, ये भारतीय संस्कृति बची हुई है, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। और आगे कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, लेकिन ये संस्कृति मिटी नहीं। क्यों मिटी नहीं? आपस का भाईचारा, एक दूसरे प्रेम। ये नहीं कि मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं, किसी का बहा रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, भाई से बहन के पट्टी नहीं है, ये नहीं है हमारी संस्कृति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भगवान सबको सुखी रख, कोई दुखी न रहे दुनिया में रहे, ये हमारी संस्कृति है। और सबसे प्यार करने की संस्कृति का ये परिणाम है कि आज हमारी ये संस्कृति टिकी हुई है। तो इस संस्कृति की जो अच्छाइयाँ हैं उनको आप बाकी रखिएगा। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि मुझे बताया गया कि अभी हाल ही में किसी युवती ने यहाँ की आत्महत्या कर ली है, बुरा काम किया है। जो भगवान की दी हुई जिंदगी है उसको छीनने का हमको कोई अधिकार नहीं। महात्मा बुद्ध ने एक बार देवदत्त से लड़ाई हुई, उनकी संगत हुआ, पशु पक्षी गिर करके शिकार करके नीचे गया था, देवदत्त ने निशाना मारा था, तो महात्मा बुद्ध ने उस पक्षी को उतारा, घायल पक्षी को उठाया, ये मेरा है। देवदत्त कहता है ये तो मेरा है, मैंने शिकार किया है, ये तो मार जाएगा, तूने तो मार दिया इसको, तो इसको जिंदा कर। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? इसको जिंदा करके दिखा। उसने कहा जिंदा तो मैं नहीं कर सकता। तो बुद्ध जी ने कहा कि जब तू जिंदा करने का तेरे अधिकार नहीं है तो किसी को मारने का भी तेरा अधिकार नहीं है। भगवान ने तुम्हें जिंदगी दी है, अनमोल जिंदगी है, बार बार मांगे से भी नहीं मिलती है। हिंदुओं के धर्म में समझिए कई जन्मों में माने गए होंगे, अनेक जन्मों में नहीं माने जाते, लेकिन ये जो जिंदगी है ये अनमोल है, इसको किसी तरह से खोना। मैं जानता हूँ कोई मजबूरी रही होगी, मैं जानता हूँ इतना बड़ा कारण कि जिसपे मनुष्य स्वयं अपनी जान पे गुजार हो जाए, कोई न कोई बड़ा कारण रहा होगा, फिर भी जिंदगी से हारना ये सच्चे सिपाही का काम नहीं है। जो तय करता है वो जरूर अपने उद्देश्य को, बाधाओं को जीतते हुए या रास्ते को सफल करके आखिर तक चला जाता है, पहुंच जाता है। ये एक सच्चाई है जीवन की, इसको हमेशा याद रखिएगा। बस काफी बात है, एक बात क्या कि समाप्त करता हूँ। चुटकुला है छोटा सा। सबको धन्यवाद देता हूँ, मुझे यहाँ बुलाया, आप सब लोगों ने जो है हमारी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। इन बातों को सुन करके ग्रहण कीजिएगा, यहीं भूल करके मत जाइएगा। जैसे जवानों से निवेदन है कि बड़ी अच्छी कहानियां सुनाई थी, अब घर हम किस लिए ले जाते, जो था यहीं दे दिया है, ऐसा मत कीजिएगा। तो याद रखिएगा, जिंदगी में काम आएंगी अभी कभी कभी कि कोई आया था फकीर जो बता रहा था ऐसी बातें, तो याद रखिएगा। एक चुटकुला है, एक वक्ता महोदय भाषण दे रहे थे, बहुत लंबा भाषण खींच लिया उनका, घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, बोलते ही चले जा रहे हैं। तो सामने की लाइन में बैठा हुआ एक आदमी जो है वो सो गया, उसको नींद लग, बेचारा बोर हो गया, सो गया। अब ये पड़ोसी ने वक्ता महोदय देख रहे हैं ये तो सो रहा है, बहुत देर तो बर्दाश्त किया उन्होंने कि अभी जागेंगे जागेंगे। अब जब देखा सो ही रहे हैं, अब भला आदमी पीछे जाके सो रहा, तो सामने बैठा बैठा सो रहा है, ये परेशानी हो गई। जब परेशान हो गए तो उन्होंने जो है वो उस सोने वाले के पड़ोस वाले से कहा, भाई साहब इनको उठाइए, ये सो गए हैं, इनको उठाइए। तो वो भी कोई पहुंचा हुआ आदमी था, कह गया साहब मैं क्यों उठाऊं, आपने सुनाया है आप उठाइए। तो भाई आप सब खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, सो गई नहीं सकता। इसलिए ज्यादा फायदा लेने की जरूरत, प्रिंसिपल साहब का, यहाँ के मैनेजमेंट का, आप सबका पुनः एक बार अभिनंदन करता हूँ। ये हमारा स्वतंत्रता दिन है, इसको हमें संभाल करके इस स्वतंत्रता को आगे की पीढ़ी तक देना है, इसका ध्यान रखते हुए आप सबको खुद का अभिनंदन करते हुए और आयोजकों